हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो सब लोग यार? आई होप कि सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यार आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं यार अपने क्वेश्चंस, और मात्र 5 क्वेश्चंस के अंदर आपको जो है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने आप में काफी अच्छा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, दोनों में ही इसके क्वेश्चन आते हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की आपको पकड़ हो गई तो फिर चाहे क्वेश्चन ओलंपियाड का ही क्यों ना हो, आप उसको आराम से बना सकते हैं। तो सिर्फ 5 क्वेश्चन लूंगा और 5 क्वेश्चन में आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा कि यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो फटाफट से हेडिंग डाल देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। साइड में वही अपनी एक नॉर्मल सी लाइन जिसमें हम लिख रहे होंगे कॉन्सेप्ट जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो मेजरली जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि यार ये होते क्या हैं। क्या आपको पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? क्या आपको पता है क्या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी कुछ होती है? क्या आपको पता है कि यार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्या आपको पता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? क्या आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है? क्या आपको ग्राफ को पढ़ना आता है? क्या आपको पता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होते हैं? क्या आपको यह भी पता है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स क्या होती है? तो ये सारी चीजें आपके मैंने दिमाग में डाल दी ताकि आपका दिमाग जो है वार्म्ड अप हो जाए, ताकि अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें थोड़ा 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 आपके दिमाग में बातें पहले से घूमने लग जाएं। चलिए, तो बिना देरी के जो है हम अपना पहला सवाल चालू करते हैं। क्वेश्चन में लिख के लाया हूं, फटाफट पहला क्वेश्चन लिखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है कि अ मेटेलिक सरफेस इज इरेडिएटेड विद अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेरिएबल वेवलेंथ above a wavelength of 5000 angstrom. No photoelectron are emitted from the surface with an unknown wavelength. Stopping potential is 3 volt. Find the unknown wavelength. समझ में आया क्या? क्या चीजें पूछ रहा है? पहली बात तो यहां पे दो ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल हुआ है। पहला टर्म है स्टॉपिंग पोटेंशियल, पहला टर्म है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और दूसरा है ये। इसका मतलब क्या इसने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, भाई 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 लाइन को समझो। अबव अ वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम, नो फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस। क्या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन ही यही है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसी वेवलेंथ, एक ऐसी वेवलेंथ जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। एक ऐसी वेवलेंथ जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो क्या ये मैक्सिमम वेवलेंथ हुई? क्या ये मैक्सिमम वेवलेंथ हुई? तो क्या इसने ये लैम्डा नॉट दिया हुआ है? क्या लैम्डा नॉट दिया हुआ है? अब आते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है? जब हम एनोड के पोटेंशियल को वेरी करते रहते हैं, वेरी करते करते एक ऐसा टाइम आता है जब एक भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल करके एनोड तक नहीं पहुंच पाता। एक भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल करके एनोड तक नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां खप रही है? उस पोटेंशियल को ओवरकम करने में। अरे दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? उसकी काइनेटिक एनर्जी कहां खप रही है? वो जा रही है पूरी उस पोटेंशियल डिफरेंस को ओवरकम करने में।
इसी वजह से वो एनोड तक नहीं पहुंच पा रहा, और कोई इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पा रहा, तो वही पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल है। खत्म बात। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब कि भैया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो EV नॉट के बराबर रहेगी, वो EV नॉट के बराबर रहेगी। तो क्या मुझे V नॉट दिया हुआ है, क्या मुझे V नॉट दिया हुआ है, तो क्या मैं यहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं, क्या मैं यहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं 3eV? अरे हाँ ना बोल यार, 3eV, 3eV। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मजा आया। अब देखते हैं, अब हमारी इक्वेशन, आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन भाई साहब ध्यान से बोलिए, क्या इक्वेशन ये थी, क्या इक्वेशन ये थी जिसमें ये होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो एक फोटो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो एक फोटो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ये होती है इंसिडेंट एनर्जी कि जो फोटोन गिरा है वो कितनी एनर्जी का होता है, जो फोटोन गिराया है, जो फोटोन इस मेटल की सरफेस पर गिर रहा है वो कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है, ये वो होता है, ये होता है वर्क फंक्शन जो मेरे मेटल सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है कि भैया इतना तो मैं खाऊंगा उसके बाद तुम्हारा काम होगा, इतना तो मैं खाऊंगा उसके बाद तुम्हारा काम होगा। चलिए तो इसी पे चलते हैं। क्या इसको वेवलेंथ के टर्म्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट। अब तुझे ये दिया हुआ है, अब याद कर कि क्या hc को डायरेक्टली 12400 बाय लैम्डा लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम में, और ये तुझे एनर्जी दे देता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तुझे एनर्जी दे देता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तुझे लैम्डा नॉट पता है तो तू क्या फाई निकाल सकता हो, सीधे फाई आ जाएगा 12400 डिवाइडेड बाय 5000, जिसकी वैल्यू 2.48 हो जाएगी। ध्यान से देख ली, 2.48। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तुझे पता है 3, hc बाय लैम्डा तुझे निकालना है, ये लैम्डा तुझे निकालना है, ये तुझे आ गया 2.48। यहां से तूने hc बाय लैम्डा निकाला जो कि कितना आ गया, 3 माइनस 1.48 कितना होता है, 2.5.1 1.52, और यहां से तू लैम्डा निकाल लेगा 12400 डिवाइडेड बाय 1.52, ये कितना आएगा? कैलकुलेटर से चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका आंसर। 12400 डिवाइडेड बाय 1.52, तो देखिए 8.187 इसका आंसर आ रहा है। 12400 डिवाइडेड बाय 1.52, इसका आंसर 8157 समथिंग आ रहा है। 3 माइनस 2.48 इज 0.52। अरे क्या कर दिया, क्या कर दिया, 0.52, 12400 डिवाइडेड बाय 0.52, 23846 आएगा, 23846। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से तुम्हारा थॉट प्रोसेस चलना चाहिए, इसी तरीके से तुम्हारा थॉट प्रोसेस चलना चाहिए कि भाई साहब मेरा थॉट प्रोसेस किस तरीके से काम करना है। तुम्हें समझ में आना चाहिए लैम्डा नॉट, तुम्हें समझ में आना स्टॉपिंग पोटेंशियल, फिर वहां से मैं कैसे कनेक्ट कर पा रहा हूं इक्वेशन पे, फिर वहां से मैं कैसे जा पा रहा हूं पूरी मैथ्स में। यहां तक फिजिक्स खत्म हो चुकी है, यहां तक फिजिक्स खत्म है, इसके आगे मैथ्स है, वो तुम्हें करनी पड़ेगी, वो तुम्हें हर सवाल में करनी पड़ेगी। चलो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले सवाल में। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हमारे सामने आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाई गई हैं जिसमें देखा गया है कि यार लैम्डा ऑफ इंसिडेंट लाइट हमें दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको दिया हुआ है, सबसे पहला बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम स्पीड। क्या ये बिल्कुल पिछले जैसा सवाल है? क्या इसी से रिलेटेड, क्या अब मुझे दोबारा ये चीज रिवाइज कराने की जरूरत है या तुम खुद कर सकते हो? खुद देखो, अगर मुझे ये दे रखा है इसका मतलब क्या मुझे लैम्डा दिया हुआ है, इस बार मुझे
लेमडा दिया हुआ है 10 की पावर -7 मीटर है, तो क्या लिख दूंगा 1980 एंगस्ट्रॉम हो गया कि नहीं हुआ, 1980 एंगस्ट्रॉम हुआ कि नहीं हुआ। स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका मतलब 2.5 वोल्ट दिया है, तो क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपने आप आ गई 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे भैया पहले का आंसर तो सीधा सीधा आ गया, अरे भैया पहले का आंसर तो सीधा सीधा आ गया। अरे आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। तो पहले का आंसर तो तुम्हें डायरेक्टली आंख बंद करके दिख गया। अब देखो दूसरे का आंसर, दूसरा तुमको क्या बोला गया है, दूसरा तुमको बोला गया है कि फाइंड फाई, तुम्हें वर्क फंक्शन बताना है, वर्क फंक्शन बताना है। वर्क फंक्शन बताने के लिए तुम्हें ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। अब क्या तुझे ये पता है, ये रहा, क्या तुझे ये पता है, हाँ ये पता है, ये रहा, यहां से निकालूंगा मैं यहां से सॉल्व करके hc बाय लैम्डा सॉल्व करूंगा और निकालूंगा 12400 डिवाइडेड बाय 1980। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1240 डिवाइडेड बाय 198, ये सॉल्व करके आएगा 6.26 समथिंग, ये आएगा 6.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कि जो फोटोन आ रहा है, जो फोटोन इंसिडेंट हुआ है, उसकी एनर्जी इतनी है, वो इतनी एनर्जी कैरी करा है, कितनी 6.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए बहुत सुंदर, तो क्या फाई निकल गया भाई, तो क्या फाई निकल गया, ये पता है, ये माइनस कर देंगे, ये पता है, इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या 6.26 माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या मेरा आंसर आ जाएगा, क्या मेरा आंसर आ जाएगा, क्या मेरा आंसर आ जाएगा 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 और इधर बचा 3.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज माय आंसर फॉर द सेकंड पार्ट ऑल्सो, सेकंड पार्ट। अब आता है थर्ड पार्ट, अब पूछा गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब तुम्हें एक बात याद होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। हमने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो पढ़ा था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मेरे बच्चे तुझको समझ आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, केवल उसके ऊपर ही फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन मुझे देखने को मिलेगा। असलियत में फाई जितना आया है वहीं से मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकलता है। मैं करूंगा क्या, मैं करूंगा ये कि म्यू नॉट निकालना है तो 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो यहां पे H की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर दूंगा, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर -34 ये होता है। लेकिन अगर तुम्हें याद दिलाऊं तो H की जो यूनिट होती है वो होती है जूल सेकेंड, ठीक है, जूल सेकेंड। तुम लोग गलती पता है क्या करोगे, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहने दोगे, इसको जूल में नहीं करोगे, यही तुम्हारी गलती होती है मैक्सिमम बच्चों से। तुम एनर्जी को सॉल्व करना तो प्रेफर करते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो कि सही भी है, मैं भी यही करता हूं, हर टीचर यही करता है, हर व्यक्ति यही करता है कि भाई एनर्जी सॉल्व करना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रेफर्ड है। लेकिन कभी भी जब मुझे डायरेक्टली H से डिवाइड करना हो या H का डिवाइड करना हो तो हमेशा प्रेफर करो या हमेशा ट्राई करो उसको जूल में बनाने की, क्योंकि H की वैल्यू तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं पता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं पता। तो होगा क्या, आंसर आएगा इसका मल्टीप्लाई मैं एक बार 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से करूंगा तब ये जूल में बनेगा, और इसका डिवाइड फिर 6.6 इंटू 10 की पावर -34 से कर दिया जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो अब सही आएगा, और उसकी यूनिट भी क्या होगी, हर्ट्ज, उसकी यूनिट भी क्या होगी,
हर्ट्ज, उसकी यूनिट भी क्या होगी, हर्ट्ज। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो कमेंट में दिल डाल के जाना, कमेंट में दिल डाल करके जाना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो हमारे पास हमारा तीसरा क्वेश्चन भी आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि यार एक मेटल सरफेस है, एक मेटल सरफेस है, एक मेटल सरफेस है जिस पर पहले तो मैं एफ फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरा रहा हूं, उसके बाद उसी मेटल सरफेस पर मैं 2f फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरा रहा हूं। मतलब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, मैंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी डबल कर दी। अब जब मैंने फ्रीक्वेंसी एफ गिराई तब मुझे दिखा कि यार जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के है, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, के है। जब मैंने 2f फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई तो जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के डैश है, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के डैश है। तो मुझे क्या करना है, मुझे रिलेट करना है के और के डैश को, मुझे के और के डैश को रिलेट करना है। अब जितने बच्चों ने ये सोचा है वो गलत है, एंड आई होप कि सबसे कम बच्चों ने, किसी ने भी ये चीज नहीं सोची हो, किसी ने भी ये चीज नहीं सोची हो। आई होप कि किसी ने भी ये चीज नहीं सोची हो, क्योंकि ये गलत है। गलत क्यों है इसको प्रूव करते हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, समझदारी का क्वेश्चन है, आपकी थिंकिंग लेवल बढ़ेगा। देखो करना क्या है असलियत में, हम ये जानते हैं कि अगर पहले वाला सिनेरियो में देखूं तो पहले वाले सिनेरियो से क्या मैं ये कह सकता हूं HF-5, पहले वाले सिनेरियो से। हाँ जी कि ना जी, अरे हाँ जी कि ना जी बोलिए, हाँ जी कि ना जी बोलना पड़ेगा भाई। ये है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, और ये चीज किसके बराबर है, के। ये के मैक्स किसके बराबर है, के। अगर मैं दोबारा सेकंड केस के लिए बात करूं तो क्या लिखूंगा, 2HF-5। हाँ जी कि ना जी बोलिए भाई, बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, बोलिए के डैश क्या 2HF-5 होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, कोई परेशानी नहीं है, एकदम सही बोल रहे हो। अच्छा, पर ये चीज को इससे रिलेट करना है तो कैसे करता हूं, देखो मैं क्या सोच रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो मेरी मर्जी है भाई। 2HF दिख रहे हैं, 2 को 1+1 लिखूं या 2 को 2 लिखूं, ये तो मेरे हाथ में, ये तो मेरी मर्जी है। HF प्लस HF लिख दिया। अब ये चीज देखी हुई है, ये चीज क्या है, ये चीज तो के है, ये चीज तो के है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, के डैश को लिखूंगा HF प्लस के। अब आया मजा, अब आया मजा, अब आया मजा। के डैश के प्लस समथिंग है, के डैश के प्लस समथिंग है, मतलब इतना तो गारंटी हो गया कि के से बड़ा होगा, के से बड़ा होगा, इससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी, ये तो गारंटेड है। जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो इससे बड़ी होगी, ये तो गारंटी हो गई, क्योंकि समथिंग ऐड हुआ है, समथिंग ऐड हुआ है। लेकिन ये 2k है या 2k से कम है, 2k से ज्यादा है या 2k से कम है, 2k तो नहीं है, ये तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब खुद सोचो, लॉजिकली सोचो कि अगर इसमें एक 5 और माइनस हुआ होता, एक 5 माइनस हुआ होता, तब तो ये 2k होता कि नहीं होता, अरे होता कि नहीं होता, तब होता ना ये 2k, ये तब होता 2k, क्योंकि इस HF-5 से एक k और आ जाता, तब हो जाता ये 2k, तब हो जाता 2k। लेकिन जब मैं एक -5 मैंने ऐड किया है तो एक +5 भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। इक्वेशन को बैलेंस्ड रखना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई हो, तो अगर मैंने एक -5 ऐड किया है तो एक +5 भी करना पड़ेगा, -5 ऐड किया है तो एक +5 भी ऐड करना पड़ेगा। ये मिलकर के एक और k बना देंगे, तो k डैश क्या आ जाएगा, 2k + 5, 2k + 5। तो ये क्या हुआ, 2k से ज्यादा हुआ कि 2k से कम हुआ, अरे भैया 2k से ज्यादा हुआ कि 2k से कम हुआ, क्या आप समझ गए, क्या आप समझ गए। तो इसको देखो क्या किया, मैं फिर से बता देता हूं, k को मैंने लिख दिया ये, k डैश को मैंने लिख दिया ये, k डैश को मैंने ब्रेक करके बोला कि यार HF-5 है, HF-2HF-5 है, इसको मैंने HF + HF-5 कर दिया। अब ये चीज ने मिलके बना दिया k, ये चीज ने मिलके बना दिया k, ये क्या बना दिया, ये बना दिया k।
अब अगर इसको 2k से रिलेट करना है तो एक -5 और ऐड कर दो भाई। इस HF को एक -5 और दे दोगे तो k बना देगा, लेकिन अगर -5 दे रहे हो तो +5 भी दो, -5 दे रहे हो तो +5 भी दो, इन दोनों ने मिलके बना दिया k, और ये कुछ ऐड हुआ है 2k में, कुछ ऐड हुआ है, तो आंसर ये हो जाएगा। तो आंसर k डैश जो है वो 2k से बड़ा है, k डैश जो है वो 2k से बड़ा है, 2k से बड़ा है। ये बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा लॉजिक लगता है, कई लोग गलत भी कर देते हैं, बट आई होप कि आपको अब ये चीज एकदम क्लियरली समझ आ गई हो। तो हमारे सामने हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी आ गया है, और फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ 4 वेवलेंथ्स 4000, 4800, 6000 और 7200। 4000 एंगस्ट्रॉम की एक लाइट है, 4800 की है, 6000 की और 7200 की है। हर किसी की इंटेंसिटी सेम है, और कितनी है, 1.5 इंटू 10 की पावर -3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक, द बीम फॉल्स नॉर्मली, द बीम फॉल्स नॉर्मली ऑन एन एरिया ऑफ इतना 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर ऑफ वर्क फंक्शन। अच्छा, वर्क फंक्शन भी दे दिया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोला गया है assuming no loss of energy calculate the number of photo electrons liberated per second, और एक फोटोन पर एक इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ फोटॉन्स की, नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात करें तो ये चीज हमने पढ़ी हुई है, चाहे तो आप जाकर के मेरी 10 मिनट वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि अगर मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए, अगर मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए तो सीधा फॉर्मूला होता है IA लैम्डा अपॉन HC। या फिर इस चीज को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यार एनर्जी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन। खुद सोचो, इस बात को खुद सोचो कि लाइट गिर रही है, कुछ इंटेंसिटी की लाइट गिर रही है, तो जब वो लाइट गिरी तो उसकी टोटल एनर्जी तो I इंटू ए है, I इंटू ए है। कुछ फिक्स्ड एरिया पर कुछ इंटेंसिटी की लाइट गिर रही है, तो I इंटू ए इज माई एनर्जी ऑफ दैट लाइट। अब टोटल एनर्जी ये है, एक फोटोन की एनर्जी ये है, तो क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं आएंगे भैया? टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एक फोटोन की एनर्जी, क्या मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल गए? क्या मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल गए? वही करना है, वही करना है। तो अब मेरे पास यहाँ पे 4 अलग अलग कैटेगरी के फोटॉन्स है, पहली कैटेगरी का ये, दूसरी कैटेगरी का ये, तीसरी कैटेगरी का ये, चौथी कैटेगरी का ये। तो इन सब की एनर्जी अपनी अपनी होगी, अलग अलग होगी, तो उसको सॉल्व कर लो और निकाल लो। इसकी हो गई 3.1, सेकेंड वाली कैटेगरी की हो गई देखते हैं, एक बार में निकाल लेंगे। थर्ड वाली कैटेगरी की हो गई, और फोर्थ वाली कैटेगरी की भी हो गई। ठीक है, तो थर्ड कैटेगरी की हो गई हमारी 2.58, टू 2.06, और फोर्थ की हो गई 1.72। तो ये हमारे पास अपने चारों कैटेगरी के फोटॉन्स की एनर्जी आ गई। अब क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी तो सेम है, लाइट की इंटेंसिटी तो सेम है 1.5 इंटू 10 की पावर -3, एरिया भी फिक्स्ड है कि फिक्स्ड एरिया में ही गिर रही है, फिक्स्ड एरिया में ही गिर रही है। तो अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स,
टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या निकाल सकते हैं भैया? इंटेंसिटी इनटू एरिया डिवाइडेड बाय पहले वाले फोटोन की एनर्जी प्लस इंटेंसिटी इनटू एरिया डिवाइडेड बाय दूसरे वाले फोटोन की एनर्जी प्लस इंटेंसिटी इनटू एरिया डिवाइडेड बाय तीसरे वाले फोटोन की एनर्जी इंटेंसिटी इनटू एरिया अपॉन डिवाइडेड बाय चौथे वाले फोटोन की एनर्जी। भाई गौर से देखो, जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी और एरिया तो सेम ही है, बस चेंज क्या हो रहा है, हर फोटोन की एनर्जी अलग अलग हो रही है। तो इसको सॉल्व करो, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए। ये क्या आया? ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। गौर से देख, गौर से देख, इस वाले फोटोन से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्यों निकलेगा? वर्क फंक्शन गौर से देख, वर्क फंक्शन गौर से देख। वर्क फंक्शन कितना है? 1.9। अगर कोई भी फोटोन जिसकी एनर्जी 1.9 से कम होगी, उस फोटोन से फोटो एमिशन नहीं होगा, उस फोटोन से फोटो एमिशन नहीं होगा। ध्यान से देख, वर्क फंक्शन 1.9 है, तो क्या इस वाले फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? जी बिल्कुल निकलेगा। इसकी 2.58 है, 2.58 1.9 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा? जी बिल्कुल निकलेगा। इसकी है 2.06, 2.06 क्या 1.9 से बड़ा है? जी हाँ बड़ा है। क्या निकलेगा इलेक्ट्रॉन? जी बिल्कुल निकलेगा। चौथे वाले की है 1.72, कितनी है? 1.72, कितनी है? 1.72। एक बार मैं भी चेक कर लूँ, 2 3 6 बचा 1 2 6 12 2 6 2 और ये हो गया 18 18 18 और ये हो गया 31। हाँ लगभग 2 तो नहीं आएगा, 2 से कम ही आएगा, लगभग 1.72 आएगा। और 1.72 1.9 से कम है, इसका मतलब दिस इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग फोटो एमिशन, दिस इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग फोटो एमिशन। तो अगर मेरा लॉजिक टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए तो ये है, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए ये है, लेकिन क्या ये सारे फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन निकालने में काम आ रहे हैं? क्या ये सारे फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन निकालने में काम आ रहे हैं? जी नहीं। ये वाला फोटोन मेरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काम नहीं आ रहा, ये वाला फोटोन काम नहीं आ रहा, तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये तो काम ही नहीं आ रहा ना, ये फोटोन काम ही नहीं आ रहा। काम कौन आ रहे हैं? ये तीन। काम कौन आ रहे हैं? ये तीन। तो टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की बात करें, जो कि हमसे पूछा गया है, तो वो होगा आई ए अपॉन 1.3.1 प्लस 1 अपॉन 2.58 प्लस 1 अपॉन 2.06। ये आंसर मेरा आएगा, वो आएगा टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। चाहे तो चेक कर सकते हैं, इंटेंसिटी इज 1.5 इंटू एरिया कितना है 10 की पावर -4, तो -4 -3 -7 कितना हो गया? 1.5 इंटू 10 की पावर -7 आ गया बाहर। 1 डिवाइडेड बाय 3.1 0.32 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2.58 0.38 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2.06 is 0.48। ये है 0.32 प्लस 0.38 प्लस 0.48। 1.18 1.18 ये कितना है? 1.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको आपको जूल में करना पड़ेगा, तब जाकर के इसका आंसर आपको निकलेगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या करना है समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको जूल में करो। जूल में करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करो, तब ये जूल में आएगा। क्यों करना है भाई? ये देखो ना, ये वॉट पर मीटर स्क्वायर में है, वॉट पर मीटर स्क्वायर में, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मामला
खराब हो जाएगा, मामला नहीं चल पाएगा, यूनिट मैच नहीं हो पाएगी। चलते हैं अगले सवाल पर। लास्ट सवाल हमारा बहुत ही आसान रहने वाला है, बहुत ही हल्का सवाल रहने वाला है। तो हमारा पांचवा और आखिरी सवाल जो है उसमें कह रहा है कि भाई साहब ग्राफ बना हुआ है जिसकी वाई एक्सिस है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और एक्स एक्सिस है फ्रीक्वेंसी। एक्स पे फ्रीक्वेंसी है और वाई पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अब देखिए हमसे बोला गया है कि हमें वर्क फंक्शन बताना है और हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है। वर्क फंक्शन बताना है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है। देखिए क्या करेंगे, अगर मुझे वर्क फंक्शन बताना है तो ये बना किसके बीच में, ये बना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो याद करो हमारी इक्वेशन क्या होती है, हमारी इक्वेशन होती है ये। तो ये जो ग्राफ बनाई है दिस और दिस के बीच में बना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं y hx माइनस फाइव, y hx माइनस फाइव। तो यहां से मुझे दिख रहा है कि यार जो स्लोप है, जो स्लोप है वो है h, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट इज माय स्लोप। इंटरसेप्ट क्या है फाइव, इंटरसेप्ट क्या है फाइव, इंटरसेप्ट क्या मुझे -4 दिख रहा है, इंटरसेप्ट क्या मुझे -4 दिख रहा है। तो भैया वर्क फंक्शन आ गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन क्या आ गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है। ठीक, अब बात आती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती कहां से है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी असलियत में होती है फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं y को जीरो कर दूं, y को जीरो कर दूं और x निकाल दूं, वो फ्रीक्वेंसी निकाल दूं जहां पर y जीरो है, वो फ्रीक्वेंसी निकाल दूं जहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो क्या करना होगा, जीरो इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट माइनस फाइव। ठीक है, फाइव डिवाइडेड बाय एच इज न्यू नॉट एंड दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। यहां से हम आंसर निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल होते हैं ग्राफ के क्वेश्चन। मैंने एक ग्राफ का क्वेश्चन ऐड कर दिया था क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी ग्राफ होता है, करंट का भी होता है, इंटेंसिटी का भी होता है। ये सारे कुछ अच्छे सवाल होते हैं, वो आप और देख सकते हैं। क्वेश्चंस फोटो इलेक्ट्रिक पर अनंत है, बहुत सारे सवाल है, बहुत वास्ट है। काफी मैथ्स भी ऐड कर करके क्वेश्चन होते हैं, जैसे एरोडोव में आप देख सकते हैं, काफी मैथमेटिकल है। लेकिन मुझे क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप करनी थी, तो जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उससे आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस में थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए और किस तरीके से मुझे क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो यार इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में आपको दिल डालना है और दिल डाल करके बताना है कि मुझे आपकी वीडियो देख करके सर मजा आ गया। इतना काम आपको करना है अपनी साइड से। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, धन्यवाद।